एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 8 चैप्टर दैट इज पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही साथ फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक का नाम है द विलेज कम्युनिटी, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग उस विलेज कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस विलेज कम्युनिटी में पीजेंट्स रहा करते थे। सो जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में पीजेंट्स के बारे में एंड उनके द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता था उसके बारे में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया था। सो फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ये क्लियरली पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो एक्टिविटी था उसमें पीजेंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था। पीजेंट्री के द्वारा ही इंटेंसिव पार्टिसिपेशन किया जाता था, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पीजेंट्स के द्वारा ही किया जाता था। पीजेंट्स ही अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे एंड उसके थ्रू ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। सो पीजेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। साथ ही साथ फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो एक्टिविटी होता था वो इंडिविजुअल ओनरशिप के ऊपर बेस्ड होता था, यानी कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसके ऊपर प्रोडक्शन किया जा रहा है उस फील्ड के ऊपर किसी एक इंडिविजुअल पीजेंट का ही कंट्रोल होता था, उसी का ओनरशिप होता था। फील्ड में हमें कलेक्टिव ओनरशिप देखने को नहीं मिलता था बल्कि इंडिविजुअल ओनरशिप देखने को मिलता था। भले ही एग्रीकल्चरल फील्ड में हमें पीजेंट्स का इंडिविजुअल ओनरशिप देखने को मिलता था बट पीजेंट्स कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी में रहा करते थे, यानी कि वे लोग एक ही साथ एक ही विलेज कम्युनिटी में रहा करते थे। जब हम लोग विलेज कम्युनिटी की बात करते हैं विलेज कम्युनिटी में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुआ करते थे, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हुआ करते थे। पहला है द कल्टिवेटर्स यानी कि पीजेंट्री, दूसरा है द पंचायत एंड तीसरा है द विलेज हेडमैन जिनको मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। टॉपिक नंबर 2.1 में हम लोग कल्टिवेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक नंबर 2.2 में हम लोग पंचायत एंड विलेज हेडमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये था टॉपिक नंबर 2 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 के फर्स्ट सब टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिस टॉपिक का नाम है कास्ट एंड द रूरल मिलियू। इस टॉपिक में हमें विलेज कम्युनिटी में रहने वाले कल्टीवेटर्स के कास्ट के बारे में बता रखा है, उनके जाति के बारे में बता रखा है, साथ ही साथ उनके रूरल कंडीशन के बारे में बता रखा है, यानी कि विलेज में उनका कंडीशन कैसा होता था। जब हम लोग विलेज कम्युनिटी में रहने वाले कल्टीवेटर्स के बारे में बात करते हैं विलेज कम्युनिटी में कास्ट के बेसिस पे एंड कास्ट के अलावा जो दूसरे तरीके के डिस्टिंक्शन होते हैं उसके बेसिस पे हमें डीप इनइक्विटीज देखने को मिलता है, यानी कि कल्टीवेटर्स के बीच में भी बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, हमें बहुत ही ज़्यादा इनइक्वलिटी देखने को मिलता है। इससे हम कह सकते हैं कि कल्टीवेटर्स का जो ग्रुप होता था वो एक हाईली हेट्रोजेनियस ग्रुप होता था, यानी कि जब भी हम लोग कल्टीवेटर्स की बात करते हैं, पीजेंट्स की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं था कि पीजेंट्स एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पीजेंट्री में भी, कल्टीवेटर्स में भी हमें डिफरेंट कास्ट के लोग देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग देखने को मिलते हैं। इसीलिए कल्टीवेटर्स के ग्रुप को एक हेट्रोजेनियस ग्रुप कहा गया है, क्योंकि कल्टीवेटर्स में भी हमें अलग अलग जातियों के लोग देखने को मिलते हैं। डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ कल्टीवेबल लैंड, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस किया था कि विलेजेस में काफी सारे कल्टीवेबल लैंड होते थे, यानी कि काफी सारे एग्रीकल्चरल लैंड होते थे। इतने सारे एग्रीकल्चरल लैंड होने के बावजूद भी विलेज कम्युनिटी में कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप रहा करते थे जिनको मीनियल टैक्स दिया जाता था, यानी कि छोटे काम करने के लिए ही कहा जाता था एंड इसी वजह से वे लोग बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी में जी रहे थे, बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहे थे। दैट मीन्स कि विलेज कम्युनिटी में कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप होते थे जो कि एलिजिबल थे, जो अपना खुद का प्रोडक्शन कर सकते थे, बट फिर भी उनका छोटा कास्ट होने की वजह से उनको छोटे काम करने के लिए ही फोर्स किया जाता था। इसकी वजह से वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार नहीं पाते थे, वो ग्रो नहीं कर पाते थे, उनको ना चाहते हुए भी पॉवर्टी की कंडीशन में ही रहना पड़ता था। इससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि विलेज कम्युनिटी में रहने वाले कल्टीवेटर्स के बीच में, पीजेंट्री के बीच में कितना ज्यादा इनइक्वलिटीज होता था, कितना ज्यादा भेदभाव होता था कास्ट के बेसिस पे। ना नेक्स्ट, अगर हम लोग ऐसे लोअर कास्ट ग्रुप के पॉपुलेशन की बात
बात करें कि उनका विलेज कम्युनिटी में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन होता था, सो विलेज का जो टोटल पॉपुलेशन होता था उसका जो एक लार्जर सेक्शन था, उसका जो एक लार्जर हिस्सा था, उसमें यही सारे कैटेगरीज या फिर यही सारे कास्ट ग्रुप्स इंक्लूडेड थे। सो ये सारे जो कास्ट ग्रुप थे, इनका जो पॉपुलेशन था विलेज कम्युनिटी में वो बहुत ही ज़्यादा होता था। सो इन सारे लोअर कास्ट ग्रुप्स को कोई भी रिसोर्सेज नहीं दिया जाता था, एंड कास्ट हायरार्की की वजह से उनका जो पोजीशन होता था वो बहुत ही ज़्यादा लोअर पोजीशन होता था। सो ये लोग ना चाहते हुए भी बहुत ही ज़्यादा मजबूर होते थे, बहुत ही ज़्यादा लाचार होते थे। सो इनके कंडीशन को आप लोग मॉडर्न इंडिया में जो दलित का कंडीशन है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। सो जिस तरीके से मॉडर्न इंडिया में दलित्स को एक छोटे कास्ट का माना जाता है, कास्ट हायरार्की में उनको सबसे लास्ट का पोजीशन दिया जाता है एंड उनसे फोर्स किया जाता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे काम ही कर सकते हो। सो कुछ ऐसा ही जो कंडीशन था, ऐसा ही जो सिचुएशन था, वो उस टाइम पीरियड के छोटे छोटे कास्ट ग्रुप का भी था जो कि विलेज कम्युनिटी में रहा करते थे। एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में ही हमें ये कास्ट डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। हिंदू कम्युनिटी के अलावा अगर हम लोग दूसरे कम्युनिटीज़ की बात करें, सो दूसरे कम्युनिटीज़ में भी हमें ऐसे ही कास्ट डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी। सो मुस्लिम कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोअर ग्रुप्स के लोग रहते थे, लोअर कास्ट के लोग रहते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हलाल खोरम। सो हलाल खोरम ऐसे लोगों को कहा जाता था जो कि मीट को कट करते थे। सो इन लोगों को फोर्स किया जाता था कि ये लोग विलेज का जो बाउंड्रीज है उसके बाहर ही रहे, उसके बाहर ही वो अपने हाउसेस को बनाए। एंड हलाल खोरम के अलावा अगर हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में ही दूसरे कास्ट ग्रुप की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्लाजादा, जो कि खासकर बिहार में ही रहते थे, एंड मल्लाजादा का मतलब होता है बोटमैन, जो कि बोट को चलाते हैं। सो उन लोगों को स्लेव्स के साथ कंपेयर किया जाता था, गुलामों के साथ कंपेयर किया जाता था। सो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में भी बहुत ही ज़्यादा कास्ट डिफरेंसेस होता था, ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में बल्कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी हमें ऐसे कास्ट डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। सो इन सारी कास्ट ग्रुप के एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें ये क्लियरली पता चलता है कि सोसाइटी के लोअर स्ट्रेटा में, यानी कि सोसाइटी के लोअर पोजीशन में, लोअर लेवल में कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस के बीच में एक डायरेक्ट को रिलेशन होता था। किस तरीके से? सोसाइटी में रहने वाले जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनका जो सोशल पोजीशन होता था, उनका जो स्टेटस होता था, वो भी बहुत ज़्यादा लो होता था। सो लोअर कास्ट होने की वजह से, लोअर सोशल स्टेटस होने की वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी पॉवर्टी के कंडीशन में रहना पड़ता था। सो कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस के बीच में हमें एक डायरेक्ट को रिलेशन देखने को मिलता है। बट ये जो डायरेक्ट को रिलेशन था बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस, सो ये खासकर हमें सोसाइटी के लोअर स्ट्रेटा यानी कि सोसाइटी के लोअर लेवल में ही देखने को मिलता है। अगर हम लोग सोसाइटी के इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, सो उसमें हमें ऐसा कुछ को रिलेशन देखने को नहीं मिलता है बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मारवाड़ में रहने वाले राजपूत की बात करें, सो राजपूत जिनको क्षत्रिय कैटेगरी का माना जाता है, क्षत्रिय वन का माना जाता है, बट मारवाड़ में जो राजपूत रहा करते थे उनको पीजेंट्स माना जाता था, उनको कल्टिवेटर्स माना जाता था। एंड दे शेयर द सेम स्पेस विद द जात हु वर accorded a lower status in the caste hierarchy। So जात, कास्ट में या फिर कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बैकवर्ड क्लास का माना जाता है। कास्ट हायरार्की में उनको एक लोअर पोजीशन दिया जाता है, बट इसके बावजूद भी जात को राजपूत के साथ ही कंपेयर किया गया है। जाट एंड राजपूत एक ही पोजीशन को शेयर करते थे। सो इससे हमें ये पता चलता है कि इंटरमीडिएट लेवल में कास्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता था। सो ये था पहला एग्जाम्पल। अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज गौरवास। सो गौरवास ये जो कास्ट ग्रुप होता था, ये खासकर उत्तर प्रदेश में लैंड को कल्टीवेट करते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो पीजेंट्री होते थे, वे गौरवास कम्युनिटी या फिर कास्ट से बिलोंग करते थे। सो इन लोगों को राजपूत के जैसा स्टेटस मिला था इन द 17th सेंचुरी। सो ये लोग भी लोअर कास्ट से ही बिलोंग करते थे, बट 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इनको राजपूत का जैसा स्टेटस होता है सोसाइटी में, सो वैसा स्टेटस गौरवास को मिल रहा था। सो अगेन हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि इंटरमीडिएट लेवल में कास्ट में इतना ज़्यादा रिजिडिटी नहीं था। नाउ अगर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखें, सो कुछ कास्ट जैसे कि अहीर्स, गुजर्स एंड मालीस, सो ये सारे जो कास्ट होते थे इनको सोशल या फिर कास्ट जो हायरार्की होता था उसमें एक ऊंचा पोजीशन मिला बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैटल रियरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। सो ये सारे जो कास्ट ग्रुप होते थे, ये लोग खासकर कैटल रियरिंग करते थे, पशुओं को पालते थे, या फिर हॉर्टिकल्चर करते थे, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में या फिर कल्टिवेशन में ही इंगेज रहते थे। सो जब इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला, देन इनका जो सोशल हायरार्की था, इनका जो कास्ट हायरार्की था, उसमें हमें एक इंक्रीजमेंट देखने को मिला। सो आप कह सकते हैं कि ये सारे जो लोअर कास्ट ग्रुप थे, सो इनका जब इकोनॉमिक जो पोजीशन था वो बढ़ा, देन इसके कारण से इनका जो सोशल पोजीशन था वो भी बढ़ गया। सो यहाँ पे भी हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि इंटरमीडिएट लेवल में कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता था।
नाउ एट द लास्ट अगर हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल को डिस्कस करें, सो ईस्टर्न रीजन में कुछ इंटरमीडिएट पैस्ट्रोल एंड फिशिंग कास्ट के लोग होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सदगोप्स एंड काइवार्तास। सो इन सारे कास्ट ग्रुप को पीजन्स का स्टेटस मिला था। सो भले ही ये सारे कास्ट ग्रुप के लोग फिशिंग करते थे या फिर पैस्ट्रोल में ही इंगेज रहते थे, पशुओं को पालते थे, बट इन लोगों को पीजन का स्टेटस मिला था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.1 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने कल्टीवेटर्स के कास्ट के बारे में डिस्कस किया, उनके रूरल कंडीशन के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ कास्ट के बेसिस पे उनके साथ किस तरीके से डिस्टिंक्शन किया जाता था, किस तरीके से भेदभाव किया जाता था, सो उसके बारे में डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 2.1 समझ में आ गया होगा। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.2, पंचायत एंड हेडमैन। सो इस टॉपिक में हम लोग विलेज पंचायत के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विलेज पंचायत को हेड करने वाले जो हेडमैन होते थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें विलेज पंचायत के बारे में ही बता रखा है। सो विलेज पंचायत वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी कि विलेज में रहने वाले जो एल्डर सिटीजन होते थे, जो सीनियर सिटीजन होते थे, उन्हीं का एक असेंबली होता था विलेज पंचायत। एंड ये सारे जो एल्डर सिटीजन होते थे, ये लोग विलेज के ऐसे लोग होते थे जिनके पास हेरिडिटरी राइट होता था ओवर देयर प्रॉपर्टी, यानी कि विलेज में रहने वाले ऐसे एल्डर लोग जिनके पास काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ होता था एंड उन सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनका हेरिडिटरी राइट होता था, यानी कि वे सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने अपने फादर से इनहेरिट किया है एंड उनके डेथ होने के बाद उन सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनके बेटों का अधिकार होगा। सो ऐसे एल्डर सिटीजन के ही असेंबली को विलेज पंचायत कहा जाता था। सो विलेज पंचायत में भी हमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। विलेज पंचायत में ऐसे लोग ही इंक्लूडेड होते थे जिनका जो इकोनॉमिक पोजीशन था वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा रहता था, जो लोग इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा रिच रहते थे। सो जब हम लोग मिक्स्ड कास्ट विलेजेस की बात करते हैं, यानी कि ऐसे विलेजेस जिन सारे विलेजेस में अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहा करते थे, सो ऐसे विलेजेस में जो विलेज पंचायत होता था वो एक हेट्रोजेनियस बॉडी होता था, यानी कि ऐसे विलेज का जो पंचायत होता था उसमें हमें अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग देखने को मिलते थे। सो इसीलिए ऐसे विलेज के विलेज पंचायत को एक हेट्रोजेनियस बॉडी कहा गया है। सो नेक्स्ट लाइन में भी हमें यही बता रखा है कि मिक्स्ड कास्ट विलेजेस में जो विलेज पंचायत होता था वो विलेज में रहने वाले अलग अलग कास्ट एंड अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता था। सो इसी वजह से इन सारे विलेज पंचायत को ओलिगार्की भी कहा जाता है। सो ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की में कोई एक जो पर्टिकुलर इंसान होता है उसके हाथ में पावर नहीं रहता है, बल्कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में पावर रहता है, उनके हाथ में अथॉरिटी रहता है। सो पंचायत में भी किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में पावर नहीं था, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर था। सो इसीलिए विलेज पंचायत को एक ओलिगार्की कहा गया है। एंड विलेज पंचायत का जो भी डिसीजन होता था, विलेज पंचायत के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता था, सो वो हर एक मेंबर के ऊपर लागू होता था। हर एक मेंबर को उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता था। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द विलेज पंचायत। ना नेक्स्ट हमें विलेज हेडमैन के बारे में बता रखा है। सो पंचायत को एक हेडमैन द्वारा हेड किया जाता था एंड उस हेडमैन को मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। सो विलेज पंचायत में भी एक लीडर होता था, एक हेड होता था, उसी को हेडमैन या फिर उसी को मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता है। सो कुछ सोर्सेस के द्वारा हमें ये पता चला है कि आखिर पंचायत के हेडमैन को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता था। सो विलेज में रहने वाले जितने भी एल्डर सिटीजन थे, जितने भी सीनियर सिटीजन थे, सो वे लोग आपस में कंसेंसस करते थे, यानी कि वे लोग आपस में डिस्कशन करते थे, एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते थे कि किस व्यक्ति को पंचायत का हेडमैन बनाना चाहिए। सो इस तरीके से विलेज के हेडमैन को चूज किया जाता था। एंड ये जो डिसीजन होता था, इस डिसीजन को विलेज के जो जमींदार होते थे उनके द्वारा भी रेटिफाइड किया जाता था, यानी कि विलेज के जो जमींदार होते थे वो भी अपना अप्रूवल देते थे कि हाँ, इसी व्यक्ति को हेडमैन बनाना चाहिए। सो इस तरीके से पंचायत के हेडमैन को चूज किया जाता था। सो ये तो हम लोगों ने इलेक्शन की बात कर ली कि किस तरीके से हेडमैन को इलेक्ट किया जाता था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आखिर हेडमैन को किस तरीके से उनके पोजीशन से हटाया जाता था। सो पंचायत का हेडमैन तभी तक अपने पोजीशन को एंजॉय करता है, तभी तक अपने ऑफिस को एंजॉय करता है, जब तक उसे विलेज एल्डर्स के द्वारा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, यानी कि विलेज एल्डर्स के द्वारा सपोर्ट मिल रहा है। सो जैसे ही विलेज के एल्डर्स ने अपना जो सपोर्ट है उसको विड्रॉ कर लिया, सो तब जो पंचायत का हेडमैन होता है उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है, उसको भी उनके पोजीशन से हटा दिया जाता है। सो इस तरीके से विलेज के हेडमैन को उसके पोजीशन से हटाया जाता था। ना नेक्स्ट हमें पंचायत के फंड के बारे में बता रखा है। सो जो विलेज पंचायत होता है उसको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ड्यूटीज, कुछ ना कुछ फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। सो उन सारी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उन सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए। सो नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आखिर विलेज पंचायत को फंडिंग कहाँ से मिलता था, रिसोर्सेज कहाँ से मिलता था अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए।
सो जनरली विलेज के जितने भी लोग होते थे वही लोग कंट्रीब्यूशन करते थे, यानी कि वही लोग डोनेशन दिया करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट किया करते थे। सो विलेज के मेंबर्स के द्वारा ही जो डोनेशन दिया जाता था, जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता था, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, सो उसी के थ्रू पंचायत को अपना फंड मिलता था, रिसोर्सेज मिलता था, एंड फिर उस फंड का इस्तेमाल किया जाता था विलेज में ही कुछ अच्छे कामों को करने के लिए, पंचायत का जो फंक्शन होता है, जो ड्यूटीज होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए। ना नेक्स्ट हमें विलेज पंचायत के फंक्शन के बारे में ही बता रखा है। सो अगर हम लोग विलेज हेडमैन की फंक्शन की बात करें, सो उनका फंक्शन होता था टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट। सो विलेज में जो भी अकाउंट वगैरह या फिर रिपोर्ट वगैरह रेडी किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, सो उसको सुपरवाइज करने का काम विलेज हेडमैन का होता था। एंड इस काम को करने में वो पंचायत के अकाउंटेंट, जिनको पटवारी भी कहा जाता है, उसकी भी हेल्प लिया करते थे। ना नेक्स्ट अगर हम लोग पंचायत के फंक्शन को डिस्कस करें, सो विलेज पीपल के लिए जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज होता था, जो भी वेलफेयर मेजर होता था, जो भी कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज होता था, सो इन सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम विलेज पंचायत का ही होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बन। सो बन का मतलब होता है इम्बैंकमेंट्स, यानी कि जो बांध वगैरह बनाया जाता है, सो उन सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने का काम पंचायत का ही होता था। इसके अलावा कैनल्स की खुदाई करने का भी काम पंचायत का ही होता था। सो पंचायत के द्वारा कम्युनिटी वेलफेयर की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता था। इसके अलावा पंचायत अगर गांव में कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाता है, जैसे कि फ्लड, फेमाइन या फिर ड्रफ्ट, सो इन सारी चीज़ों को भी अरेंज करने का जो काम होता था वो भी पंचायत के द्वारा ही किया जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग विलेज पंचायत के और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, सो वो था टू इंश्योर दैट कास्ट बाउंड्रीज अमंग द वेरियस कम्युनिटीज इनहैबिटिंग द विलेज वेयर अपहेल्ड, यानी कि विलेज में रहने वाले अलग अलग कास्ट के जो लोग रहते थे, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग रहते थे, सो वे लोग अपने कास्ट के नॉर्म्स को, कास्ट के ड्यूटीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, सो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने का काम भी पंचायत का ही होता था। विलेज में रहने वाले जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के लोग हैं, क्या वो लोग अपने जाति के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, सो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम भी विलेज पंचायत का ही होता था। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया में जितने भी मैरिजेस होते थे विलेजेस में, सो उन सारी मैरिजेस को मंडल के प्रेजेंस में ही किया जाता था, यानी कि विलेज के जो हेडमैन होते थे उनके प्रेजेंस में ही किया जाता था। सो मंडल इस चीज़ को इंश्योर करते थे कि जो मैरिजेस हो रहा है वो कास्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं, क्या अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आपस में शादी तो नहीं कर रहे। सो ये एक रूल होता था कि सेम कास्ट के लोग ही आपस में शादी कर सकते थे। सो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने का काम भी विलेज पंचायत का होता था, विलेज हेडमैन का होता था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि पंचायत के पास इवन ये भी अथॉरिटी होता था, ये भी पावर होता था कि वो लोगों के ऊपर फाइन भी लगा सकता था। सो विलेज का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी गलत काम करता है, देन उसके ऊपर फाइन लगाने की जो ड्यूटी होता था, जो अथॉरिटी होता था, वो भी पंचायत के पास ही होता था। पंचायत किसी भी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा पंचायत के पास ये भी अथॉरिटी होता था कि वो किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट भी दे सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपल्शन फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी कि अगर विलेज पंचायत चाहे देन वो किसी भी व्यक्ति को विलेज कम्युनिटी से बाहर निकलने का पनिशमेंट दे सकता है। सो ये जो पनिशमेंट होता था, किसी भी व्यक्ति को उसके कम्युनिटी से बाहर निकालने का जो पनिशमेंट होता था, ये एक बहुत ही हार्श, एक बहुत ही कड़ा पनिशमेंट होता था, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को उसके विलेज से, उसके कम्युनिटी से बाहर निकाला जाता था, सो उसको एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। एंड इसकी वजह से उनके पास काम करने का जो अधिकार होता, अपने प्रोफेशन को, अपने काम को प्रैक्टिस करने का या फिर उसको फॉलो करने का जो राइट होता था, सो वो राइट भी उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता था। सो इस वजह से ये जो पनिशमेंट होता था, ये एक बहुत ही हार्श पनिशमेंट होता था। एंड ये जो पनिशमेंट होता था, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया जाता था, बल्कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही दिया जाता था। सो इस पनिशमेंट के डर से विलेज में रहने वाले जो अलग अलग कास्ट के लोग होते थे, वे लोग अपने कास्ट के नॉर्म्स को फॉलो करते थे, अपना जो भी ड्यूटीज है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते थे, क्योंकि अगर वो लोग अपने कास्ट के नॉर्म्स को, अपने कास्ट के ड्यूटीज को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, देन उनको ऐसे हार्श पनिशमेंट मिल सकता है पंचायत के द्वारा। सो विलेज पंचायत के द्वारा इन सभी फंक्शन को परफॉर्म किया जाता था। सो इन सारे ही फंक्शन को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि विलेज पंचायत के द्वारा इकोनॉमिक फंक्शन को भी परफॉर्म किया जाता था, सोशल फंक्शन को भी परफॉर्म किया जाता था, साथ ही साथ जुडिशियल फंक्शन को भी परफॉर्म किया जाता था। ना नेक्स्ट हमें जाति पंचायत के बारे में बता रखा है। सो विलेज पंचायत होने के साथ साथ विलेजेस में जो अलग अलग कास्ट ग्रुप होते थे, जो अलग अलग जाति होते थे, सो उनका भी एक सेपरेट जाति पंचायत होता था। सो ओवरऑल अगर आप पूरे विलेज में देखेंगे, सो पूरे विलेज में एक विलेज पंचायत होता था, बट विलेज में जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, सो उनका सेपरेट अलग अलग जाति पंचायत भी होता था। सो विलेज पंचायत की तरह ही जाति पंचायत भी रूरल सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, एंड जाति पंचायत के पास भी पावर होता था इन रूरल सोसाइटी।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग राजस्थान के जाति पंचायत की बात करें, सो राजस्थान के जाति पंचायत के पास ये अथॉरिटी होता था, ये पावर होता था कि वो सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, यानी कि अलग अलग कास्ट के मेंबर्स के बीच में अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ भी झगड़ा वगैरह हो रहा है, सो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम जाति पंचायत का ही होता था। इसके अलावा जाति पंचायत, अगर कोई भी दो व्यक्ति है, अगर वो दोनों ही व्यक्ति एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये लैंड मेरा है, सो ऐसे कुछ डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम भी जाति पंचायत का ही होता था। इसके अलावा जाति पंचायत भी इस चीज को इंश्योर करता है कि मैरिजेस कास्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी कि अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के जो भी नॉर्म्स है, जो भी रीति रिवाज है, सो उसके अकॉर्डिंग मैरिजेस परफॉर्म किया जा रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा टू डिटरमाइन हु हैड रिचुअल प्रेसिडेंस इन विलेज फंक्शन, सो अगर विलेज में कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, सो उसमें इस चीज को डिटरमाइन करना कि किस कास्ट ग्रुप्स के पास रिचुअल प्रेसिडेंस है, यानी कि रिचुअल प्रायोरिटी है। सो इन सारी ड्यूटीज को, इन सारी फंक्शन को परफॉर्म करने का काम जाति पंचायत का ही होता था। सो ज्यादातर केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस के मैटर को छोड़ के, यानी कि विलेज में अगर कोई भी क्रिमिनल केस होता है, कोई भी मर्डर वगैरह का केस होता है, सो ऐसे केसेस को छोड़ के बाकी और जितने भी केसेस होते थे, सो उन सारी केसेस में जाति पंचायत का जो डिसीजन होता था, उस डिसीजन को स्टेट के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता था, उस डिसीजन को हर एक मेंबर के द्वारा माना जाता है। सो विद दिस हम लोगों ने विलेज पंचायत साथ ही साथ जाति पंचायत के बारे में डिस्कस कर लिया, उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। ना नेक्स्ट हमें पीजेंट्स के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता था विलेजेस में, उसके बारे में बता रखा है। सो वेस्टर्न इंडिया में, खासकर राजस्थान एंड महाराष्ट्र में, लोअर कास्ट के जो लोग होते थे वे लोग पंचायत में पिटीशन को फाइल करते थे। पिटीशन का मतलब होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट करना। सो पंचायत जो कि एक, आप कह सकते हैं कि एक कोर्ट की तरह ही होता था, जो कि अपना डिसीजन देता था, जो कि जस्टिस प्रोवाइड करता था। सो इसी वजह से राजस्थान एंड महाराष्ट्र में रहने वाले जो छोटे कास्ट के लोग होते थे, जो पीजेंट्स वगैरह होते थे, वे लोग पंचायत में पिटीशन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, कंप्लेनिंग अबाउट एक्सटॉर्शनेट टैक्सेशन और द डिमांड फॉर अनपेड लेबर इम्पोज बाय द सुपीरियर कास्ट और ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट में रहने वाले या फिर विलेज में रहने वाले जो सुपीरियर कास्ट के लोग होते थे, ऊंचे कास्ट के जो लोग होते थे, या फिर जो स्टेट के ऑफिशियल्स होते थे, सो उनके द्वारा जब पीजेंट्स के ऊपर फोर्स किया जाता था ज्यादा टैक्सेशन पे करने के लिए, या फिर जब डिमांड किया जाता था कि पीजेंट्स अनपेड लेबर को करे, यानी कि लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनके ऊपर फोर्स किया जाता था कि आप हमारे लिए लेबर वर्क करो, एंड उसके बदले में उनको पेमेंट भी नहीं दिया जाता था। सो इन सारे एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में ही लोअर कास्ट के लोग जाकर पंचायत में कंप्लेन करते थे, अपने पिटीशन को फाइल करते थे। सो कभी कभार स्टेट के जो ऑफिशियल होते थे वो पीजेंट्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा टैक्स का डिमांड करते थे, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स इंपोज कर देते थे, स्पेशली इन टाइम ऑफ ड्राफ्ट और अदर डिजास्टर, यानी कि इवन अगर विलेज में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया है, अगर विलेज में बहुत ही ज्यादा सूखापन आ गया है, एंड इस वजह से जब कल्टीवेशन अच्छा नहीं हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में भी पीजेंट्स के ऊपर हायर टैक्स का डिमांड किया जाता था। सो ऐसे सिचुएशन में पीजेंट्स के लिए सब्सिस्टेंस भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था, यानी कि पीजेंट्स के लिए सर्वाइव करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। सो जब लोअर कास्ट के पीजेंट्स के ऊपर ऐसा एक्सप्लॉयटेशन होता था, सो उसी के अगेंस्ट में पीजेंट्स जाके पंचायत में कंप्लेन किया करते थे। सो लोअर कास्ट के पीजेंट्स के लिए विलेज पंचायत एक कोर्ट ऑफ अपील होता था, जो कि ये इंश्योर कर सकता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने मॉरल ऑब्लिगेशन, यानी कि उनका जो मॉरल ड्यूटी है उसको कैरिड आउट करे, एंड विलेज पंचायत ही लोअर कास्ट के पीजेंट्स को जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, न्याय दे सकता है। सो इसी वजह से लोअर कास्ट के पीजेंट्स विलेज पंचायत के पास ही जाते थे अपने कंप्लेन को लेकर। सो विलेज पंचायत का जो डिसीजन होता था रिगार्डिंग कंफ्लिक्ट बिटवीन लोअर कास्ट पीजेंट्स एंड द स्टेट ऑफिशियल्स और द लोकल जमींदार, यानी कि लोअर कास्ट के पीजेंट्स का एंड स्टेट के ऑफिशियल के साथ जो कंफ्लिक्ट होता था, या फिर लोकल जमींदार के साथ जो कंफ्लिक्ट होता था, सो उसके रिगार्डिंग पंचायत का जो डिसीजन होता था उसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता था। सो केस टू केस पंचायत का जो डिसीजन होता था वो भी वैरी करता था, वो भी डिफरेंट होता था। जैसे कि जब एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड का केस होता था, सो उसमें पंचायत के द्वारा ये डिसीजन दिया जाता था कि जो पीजेंट्स है वे लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले, वो लोग समझौता कर ले। बट इन केसेस वेयर द रिकंसिलिएशन फेल, यानी कि ऐसे केसेस, जिन सारे केसेस में जो पीजेंट्स होते थे वे लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते थे, सो ऐसे केसेस में पीजेंट्स अलग अलग फॉर्म से रेसिस्ट करते थे, यानी कि अलग अलग तरीकों से विद्रोह करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेजर्टिंग द विलेज, यानी कि सारे पीजेंट्स विलेज को छोड़ के चले जाते थे। सो विलेज को छोड़ने से क्या होता था, उन लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। सो वे लोग अपने विलेजेस को छोड़ के चले जाते थे किसी दूसरे एरिया में, एंड जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड की कमी तो थी नहीं, सो वो लोग दूसरे एरिया में
जाके दूसरे लैंड में जाके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे। सो कभी कभार एक्सेसिव टैक्स से बचने के लिए वे लोग विलेजेस को ही छोड़ के चले जाते थे। सो विद दिस टॉपिक नंबर 2.2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 2.2 भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत और द विलेज हेडमैन। सो उसमें आपको इन सारी पॉइंट्स को लिखना होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.3 दैट इज विलेज आर्टिशन। सो इस टॉपिक में हमें विलेज में रहने वाले आर्टिशंस के बारे में बता रखा है। सो विलेज में सिर्फ और सिर्फ पीजन्स, सिर्फ और सिर्फ कल्टिवेटर्स ही नहीं रहा करते थे, बल्कि विलेजेस में आर्टिशंस भी रहा करते थे। सो आर्टिशंस का मतलब होता है क्राफ्टमैन, जैसे कि पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, बार्बर, गोल्ड स्मिथ। सो ये सारी जो आर्टिशंस कम्युनिटी के लोग होते थे, ये लोग भी विलेजेस में रहा करते थे। सो अकॉर्डिंग टू द मराठी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एंड उस टाइम पीरियड के दौरान जो विलेज सर्वे किया गया था, सो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड के विलेजेस में लगभग 25% जो लोग होते थे वे लोग आर्टिशन कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। सो 25% जो पीपल होते थे वे लोग आर्टिशंस होते थे, वेयरएज 75% जो पीपल होते थे वे लोग कल्टिवेटर्स होते थे, पीजेंट्री होते थे। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि विलेज सोसाइटी में आर्टिशंस एंड पीजेंट्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन होता था, जो डिफरेंसेस होता था, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड होता था। दैट मीन्स कि आर्टिशंस एंड पीजेंट्स के बीच में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होता था, क्योंकि कभी कभार आर्टिशंस पीजेंट्स का काम करते थे एंड कभी कभार पीजेंट्स आर्टिशन का काम करते थे, एंड कभी कभार ये दोनों ही ग्रुप्स दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करते थे। यानी कि पीजेंट्स आर्टिशंस का भी काम करते थे, साथ ही साथ कल्टिवेशन भी करते थे। सिमिलरली आर्टिशंस अपना जो काम है वो भी करते थे एंड कभी कभार कल्टिवेशन भी करते थे। सो इसी वजह से आर्टिशंस एंड पीजेंट्स के बीच में हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सो विलेज में रहने वाले जो कल्टिवेटर्स होते थे एंड इवन कल्टिवेटर्स के जो फैमिलीज होते थे, वे लोग क्रॉप प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, क्रॉप प्रोडक्शन में इंगेज रहते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइंग, यानी कि फैब्रिक या फिर क्लोथ्स को कलर करने का जो काम होता है, सो ये कल्टिवेटर्स एंड उनके फैमिलीज के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा टेक्सटाइल प्रिंटिंग, यानी कि टेक्सटाइल में क्लोथ्स में प्रिंटिंग करने का जो काम होता था, डिजाइन बनाने का जो काम होता था, सो ये काम भी इन सारे लोगों के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा पोट्री बनाने का जो काम होता था, या फिर एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सो उसको बनाने का या फिर उसको रिपेयर करने का जो काम होता था, वो भी कल्टिवेटर्स एंड उनके फैमिलीज के द्वारा किया जाता था। सो जैसे कि कल्टिवेटर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, देन वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के साथ साथ इन सारे कामों को किस तरीके से करते थे। सो बेसिकली वो जो टाइम पीरियड होता था बिटवीन सोइंग एंड वीडिंग, या फिर बिटवीन वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी कि जब खेत में बीज को लगाया जाता था, सो जब तक प्लांट्स थोड़े से बड़े नहीं हो जाते हैं, जब तक वीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता है, सो वो जो बीज का टाइम पीरियड रहता था, उस बीज के टाइम पीरियड के दौरान कल्टिवेटर्स इन सारे क्रॉप प्रोडक्शन को किया करते थे। या फिर वीडिंग के प्रोसेस को करने के बाद जब तक हार्वेस्टिंग नहीं किया जाता था, जब तक फसलों की कटाई नहीं की जाती थी, सो वो जो बीज का टाइम पीरियड रहता था, सो उस टाइम पीरियड में भी कल्टिवेटर्स इन सारे क्रॉप प्रोडक्शन को किया करते थे। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि विलेज में रहने वाले जो आर्टिशंस होते थे, जैसे कि पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर एंड इवन गोल्ड स्मिथ, सो ये लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे। एंड इन सारे सर्विसेज के बदले में जो विलेज पीपल होते थे, जनरली जो पीजेंट्स होते थे, वे लोग अपने हार्वेस्ट के एक शेयर को इन सारे आर्टिशंस को दे देते थे, या फिर अपने लैंड को भी अलॉट कर देते थे। जनरली जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड होता था, यानी कि ऐसे लैंड जिन सारे लैंड में कल्टिवेशन नहीं किया गया है, जो फैलो लैंड्स होते थे, सो उन सारे लैंड को आर्टिशन को दे दिया जाता था। एंड विलेज पंचायत के द्वारा ये डिसाइड किया जाता था कि आर्टिशंस को कौन सा लैंड देना है एंड कितना ज्यादा लैंड देना है। सो महाराष्ट्र में ऐसे लैंड्स को कहा जाता था आर्टिशंस, मिरन्स या फिर वतन, यानी कि आर्टिशंस को अपने सर्विस के बदले में जो लैंड मिला है, उस लैंड को आर्टिशंस, मिरान या फिर वतन कहा जाता था। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि बंगाल के जो जमींदार होते थे, वे लोग ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर एंड इवन जो गोल्ड स्मिथ होते थे, उन सारे लोगों को, उन सारे क्राफ्ट वर्क या फिर उन सारे आर्टिशंस को उनके सर्विस के बदले में पे किया करते थे अ स्मॉल डेली अलाउंस या फिर डाइट मनी, यानी कि डेली उनको कुछ पैसा वगैरह दिया करते थे, या फिर डाइट मनी दिया करते थे। डाइट मनी यानी कि उनके खाने के लिए पैसा दिया करते थे। सो ये जो सिस्टम था, जो कि बंगाल के जमींदार के द्वारा किया जाता था आर्टिशंस को पे करने के लिए, सो इस चीज को जजमानी सिस्टम कहा जाता है। बट ये जो टर्म था जजमानी सिस्टम, ये 16 एंड 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.3 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने विलेज में रहने वाले आर्टिशंस के बारे में जाना एंड विलेज के आर्टिशंस के द्वारा कौन से फंक्शन को परफॉर्म किया जाता था, उनको पे किस तरीके से किया जाता था। सो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया। सो जनरली विलेज आर्टिशंस को उनके सर्विस के बदले में गुड्स पे किया जाता था, ना कि पैसा दिया जाता था। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.4 दैट इज अ विलेज रिपब्लिक, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है।
सो 19th सेंचुरी के कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा विलेजेस को एक लिटिल रिपब्लिक की तरह देखा जाता था। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं वे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स फिर उनको रूल किया करते हैं। सो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा विलेजेस को एक लिटिल रिपब्लिक के रूप में देखा गया, क्योंकि विलेजेस में रहने वाले जो लोग होते थे सो वे लोग फ्रेटर्नल पार्टनर की तरह रहा करते थे, यानी कि भाइयों की तरह रहा करते थे। विलेजेस में रहने वाले जो अलग अलग ग्रुप थे, जो अलग अलग लोग थे, सो उनमें हमें एक स्ट्रांग लिंक दिखता था। एंड वे लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर करते थे, एक साथ लेबर वर्क करते थे इन अ कलेक्टिव मैनर। सो इसी वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये लगा कि विलेजेस एक लिटिल रिपब्लिक है जहाँ पे सारे ही लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं, सारे ही लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज कर रहे हैं जो कि उनके ऊपर रूल करता है। बट हाइवर दिस वॉज नॉट अ साइन ऑफ रूरल इक्वेलिटेरियनिज्म। सो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस के टॉपिक में डिस्कस किया कि विलेज कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग होते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होता था, उनमें हमें इक्वलिटी देखने को नहीं मिलता था। अलग अलग कास्ट के जो लोग होते थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होता था। सो विलेज में रहने वाले लोगों के बीच में हमें इंडिविजुअल ओनरशिप देखने को मिलता था, लैंड को वो लोग इंडिविजुअली ओन करते थे। साथ ही साथ कास्ट के बेसिस पे एंड जेंडर के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा डीप इनइक्वलिटीज हमें देखने को मिलता है। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि विलेजेस एक लिटिल रिपब्लिक हुआ करता था। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ऐसा लगता था, बट अगर आप विलेजेस को डीपली स्टडी करेंगे जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस के टॉपिक में डिस्कस किया, सो उससे हमें ये पता लगता है कि विलेजेस में इक्वलिटी नहीं हुआ करता था। सो विलेजेस में एक ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल होते थे जो कि विलेज के हर एक अफेयर को डिसाइड करते थे, यानी कि विलेज के जो पंचायत होते थे जिसमें जनरली जो एल्डर पीपल होते थे जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिच होते थे, सो वही लोग इंक्लूडेड होते थे। सो वही लोग विलेज के अफेयर को डिसाइड करते थे। साथ ही साथ वे लोग विलेज में रहने वाले वीकर सेक्शन एंड जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे एंड उनके पास पावर होता था, अथॉरिटी होता था टू गिव जस्टिस, यानी कि न्याय देने का भी अथॉरिटी होता था उनके पास। एंड एट द लास्ट हमें ये बता रखा है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंटली a cash nexus had already developed through trade between villages and towns, यानी कि विलेजेस एंड टाउन्स में जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, सो इसकी वजह से एक कैश नेक्सस यानी कि एक कैश लिंक भी डेवलप हो चुका था ऑलरेडी। सो विलेजेस में जो भी प्रोडक्शन होता था, सो उन सारे ही गुड्स को, उन सारे प्रोड्यूस को टाउन्स में एक्सपोर्ट किया जाता था, टाउन में ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था एंड फिर टाउन से उन सारे गुड्स के बदले में पेमेंट मिलता था। सो एक जो पेमेंट लिंक था ये डेवलप हो चुका था विलेजेस एंड टाउन्स के बीच में। एंड इवन इन द मुगल हार्टलैंड टू, यानी कि मुगल जो कैपिटल होता था, जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज होता था, सो उसमें भी रेवेन्यू को असिस्ट करने का, यानी कि रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का एंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का जो काम होता था वो कैश में ही किया जाता था। इसके अलावा विलेजेस में रहने वाले ऐसे आर्टिशंस जो कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे, यानी कि ऐसे आर्टिशंस जो कि प्रोडक्शन करते थे ताकि उस प्रोडक्शन को वो एक्सपोर्ट कर सके, सो वे लोग भी अपने एडवांसेस को और अपने वेजेस को कैश में ही रिसीव करते थे। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक कॉटन, सिल्क एंड इंडिगो, सो कॉटन, सिल्क, इंडिगो जैसे जो कमर्शियल प्रोडक्ट थे इसको प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोड्यूसर थे, सो वो भी अपने पेमेंट को कैश में ही रिसीव करते थे। सो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि विलेजेस एंड टाउन के बीच में एक कैश लिंक, एक जो कैश का कनेक्शन था वो डेवलप हो चुका था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.4 भी कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 2 भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।